नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी 2 पल सुकून के भाग 15। अंजलि के पिता रामस्वरूप जी और प्रकाश के बीच वार्तालाप की दौर चल ही रही थी कि प्रकाश कहने लगा, जब मैं टारगेट से ऊपर काम करता हूँ तो उन पर मुझे इंसेंटिव मिल जाती है, परंतु यह कोई परमानेंट नौकरी नहीं है। थोड़ी सी अनबन होने पर यह लोग मुझे टर्मिनेट कर सकते हैं, या तो मैं खुद भी रेजिग्नेशन दे सकता हूँ। मैंने कुछ कंपनी में परमानेंट नौकरी पाने को एप्लीकेशन कर रखा है। अगर समय से मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं ना। अगर तब तक कोई सरकारी नौकरी मिल गई तो वह भी ठीक है, नहीं तो ना सही। कहते हुए एकाएक प्रकाश चुप हो गया। कुछ देर बाद रामस्वरूप जी फिर से कहने लगे, तो तुम मेरी बेटी अंजलि से शादी करना चाहते हैं? जवाब में थोड़ी शांत भाव से प्रकाश कहता है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, क्योंकि मेरी जो हसीयत है उनमें नहीं लगता है कि कोई भी लड़की मुझसे शादी करने के पश्चात खुश रह पाएगी। आथा मैंने उनके प्रपोजल पर राजी नहीं हुआ, वरन उसे एक अच्छा सा लड़के से शादी करके घर बसाने की सलाह दी है, जो आप लोगों के पसंद का होगा। तभी रामस्वरूप जी ने फिर से प्रश्न करने लगे, क्या वाकई तुमने अंजलि से ऐसा कहा? जवाब में प्रकाश कहने लगा, जी। आप अपनी बेटी से पूछकर ज्ञात कर लीजिए कि मैं सही कह रहा हूँ या नहीं। मैं किसी को झूठा वादा करने में विश्वास नहीं रखता। बात करते हुए एकाएक प्रकाश रुक गया। ऐसे में कुछ देर तक गुमसुम सी माहौल बनी रही। रामस्वरूप जी सोचने लगे, सचमुच यह लड़का सच कहने वाला है। अगर कोई दूसरा होता तो अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर कहता, अगर वह झूठ भी कहता तो भला हम लोग क्या कर लेते। तभी उसे परखने के लिए कहने लगे, तुम्हारे पास खुद के रहने के लिए कोई अपना मकान नहीं है, यह बात तो मैं समझ गया। जिसमें तुम्हारे माता पिता रह रहे हैं, वह मकान तो तुम्हारे पिताजी के हैं ना, तो तुम उसमें क्यों नहीं रहते? जवाब में प्रकाश कहता है, आपका कहना सही है, मगर मेरे पास उस समय जितनी भी पैसा रही उसके हिसाब से छोटी सी मकान ही खरीदी गई। हम लोग बचपन से ही बहुत गरीब हैं। गांव में हमारे पास जो भी कुछ थी वह बिल्कुल ना के बराबर। ऐसे में अपने माता पिता को शहर में लेकर आ गया और उसी मकान में रहने की बंदोबस्त कर दिया, मगर हमारे पूरे परिवार के लिए काफी छोटी है। ऐसे में मैं अपने एक छोटी सी किराए के कमरे में रहता हूँ और यहाँ वहाँ भटकता हुआ अपना काम करता हूँ। ऐसे में मैं अपने शादी को लेकर सोच नहीं सकता, परंतु मेरे माता पिता जी के उम्र हो चुकी है। उनके देखभाल करने के लिए कोई एक बेटा बहू को उनके साथ रहना चाहिए। ऐसे में हमारे छोटे भाई विकास के शादी करवा दिए, ताकि एक बेटा बहू तो उनके साथ रहेंगे। ऊपर से विकास को एक सरकारी ऑफिस में चपरासी की नौकरी मिल गई तो उसके शादी करवाने की राहें भी आसान हो गई। मुझे ऐसी छोटी किस्म की नौकरी पसंद ना थी। आता मैं मार्केटिंग से जुड़ गया और विकास के शादी के पश्चात अपने लिए किराए का कमरा ले लिया हूँ और तब से आज तक वहीं पर रहकर अपना काम करता हूँ, मगर आज तक मुझे ऐसी कोई आर्थिक सुविधा नहीं मिल सकी कि एक और बड़ी मकान खरीद सकूं। प्रकाश के बातों को सुनते हुए एकाएक सभी लोग चुपचाप बैठे रहे और सभी लोग अपने अपने दिमाग से सोचने लगे। अंजलि मन ही मन सोचने लगी, यह प्रकाश तो सारी बातें खुलकर कहने में विश्वास रखता है और अपनी सभी बातें खुलकर कह दिया। चाहता तो झूठ मूठ के कुछ कह सकता था, शायद वही अच्छा होता, क्योंकि प्रकाश ने जिस तरह से खुलकर बात की है, ऐसी परिस्थिति में मेरे पिताजी तो उससे शादी करवाने को बिल्कुल राजी नहीं होंगे, क्योंकि एक शादी करवाने लायक लड़के में जो जो क्वालिटी होती है उसका कुछ भी तो प्रकाश में नहीं है। ना तो कोई पक्का नौकरी है उसके पास, चाहे सरकारी ना हो पर प्राइवेट ही सही वह भी तो नहीं है। ना तो उसके पास कोई निजी मकान है। सच बात तो यह है कि ऐसी परिस्थितियों में शादी करके अपनी पत्नी को वह कहाँ पर रखेगा? आपने किराए के मकान में। हालांकि बहुत से लोग हैं दुनिया में जो किराए के मकान में रहते हैं, परंतु वह लोग जो दूसरे शहर में काम की तलाश में पहुंचते हैं,
ऐसी परिस्थिति अक्सर शादी के पश्चात आती है, परंतु पहले तो नहीं ना। उसके अतिरिक्त प्रकाश के पास कोई परमानेंट नौकरी नहीं है। हाल यह है कि आज नौकरी है तो हो सकता है कि कल को बेरोजगार हो जाए। तब क्या होगा? अंजलि अपनी औपचारिकताएं पूरी करते हुए चाय नाश्ता की बंदोबस्त करती है और उसे लेकर अपने पिताजी तथा प्रकाश के सामने लाकर रखती है। वहां पर अंजलि के मां रुक्मणी देवी भी बैठी रही, जो अपने बेटी के ओर देखने लगी। इतने में अंजलि तिरछी नजर से तथा आवेगपूर्ण करुणा भरी नजरों से एक बार प्रकाश की ओर से नजरें घुमा लेती है, मानो उसकी नजरें प्रकाश को यही कहना चाहती है कि ऐसा कोई उपाय करो ताकि हमारे बीच में शादी के अड़चन खत्म हो जाए और हमारी शादी हो सके। परंतु प्रकाश बिना उसके तरफ देखे चुपचाप अपना सिर झुकाकर रखा है और मन ही मन सोचने लगा, अब तो मुझे यहाँ से उठकर चले जाना चाहिए, क्योंकि मेरी इंटरव्यू तो खत्म हो गई है। अब ज्यादा देर तक यहाँ पर बैठकर समय बिताने की कोई औचित्य नहीं है। मैं अपनी तरफ से सारी बातें इनको कह दिया। मुझे अपनी शादी को लेकर कोई उत्साह नहीं है, जो मैं पहले ही अंजलि को समझा दिया था। ऐसे में अब बिना दुविधा के यहाँ से प्रस्थान करना सही रहेगा। अंजलि के मां रुक्मणी देवी मन ही मन सोचने लगी, यह लड़का हमारे विषय में पता नहीं क्या क्या सोच रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने उससे ऐसी सारे सवाल पूछे कि उसके मनोभाव खराब होना स्वाभाविक है। पता नहीं शायद चाय पीने को मना ही कर दे और उठकर चल दे। इतने में रुक्मणी देवी धीरे से कहने लगे, लो बेटा चाय पी लो। देखो बेटा, उनके बातों का बुरा मत मानना, ऐसी वार्तालाप तो होती रहती है और चाय नाश्ता विशेष कुछ भी नहीं है। तुम्हारे बहाने हम लोग भी चाय पी लेंगे। इतने में प्रकाश एक बार कह भी दिया कि नहीं मम्मी जी, मुझे अभी चलना चाहिए, आप लोग पीजिए। कहते हुए प्रकाश उठकर खड़ा हो गया कि रामस्वरूप जी कहने लगे, ऐसे कैसे चले जाओगे? हमने तुम्हें जाने के लिए कहा क्या? जब तक हम नहीं कहेंगे यहाँ उसी प्रकार से बैठे रहोगे जैसे कि अब तक बैठे हो। चाय पी लो, फिर बात करेंगे। दुविधाओं भरे अंदाज में प्रकाश धीरे धीरे चाय पी लिया और वहीं पर चुपचाप बैठा रहा। ऐसे में एक बार फिर से प्रकाश कहने लगा, अब मुझे चलना चाहिए, आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए। मगर रामस्वरूप जी है कि आज्ञा देने की बजाय कहने लगे, अभी आपके इंटरव्यू खत्म नहीं हुई है। काफी देर तक गुजर जाने के पश्चात रामस्वरूप जी ने फिर से अपनी बात शुरू करते हुए कहने लगे, अच्छा प्रकाश, मान लो कि मैं तुम्हें कुछ पैसा दे दूं ताकि तुम अपने लिए एक मकान खरीद लो और बाकी पैसे से कोई एक बिजनेस खड़ा कर लो, ताकि तुम्हें किराए के मकान में ना रहना पड़े तथा तुम्हें इस तरह से भागदौड़ करके नौकरी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जिससे कि तुम्हारे शादी करने में आ रही अड़चनें दूर हो जाएंगे। प्रकाश कुछ देर तक मौन रहकर कहने लगा, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं इतना खुदगर्ज इंसान भी नहीं हूँ कि आपके पैसे से मकान बना लूंगा या बिजनेस। माफ कीजिएगा, मैं ऐसी अवस्था में शादी करने की बजाय जीवन भर कुंवारा रहना ज्यादा पसंद करूंगा। साथ ही एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि मैं अपनी पत्नी के नौकरी करने की बलबूते पर अपना परिवार या कहे अपने जीवन बिताने को अपने आप में गर्व करने की मानसिकता को सही नहीं समझता हूँ। मेरी पत्नी अगर नौकरी करती है उसे अप्रिशिएट जरूर करूंगा, मगर उसके सहारे चलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं एक पुरुष हूँ और पढ़ा लिखा हूँ, ऐसे में मैं किसी और के ऊपर निर्भरता को अपनी कायरता समझता हूँ। आता मेरा तो यही कहना कि आप लोग अपनी बेटी की रिश्ता कहीं और जगह पर तय कीजिए जहाँ आपके हित के सारे जवाब मिल जाएंगे। अकस्मात वातावरण एकदम से निस्तब्ध हो जाती है। कुछ क्षण के लिए सभी लोग एकदम से चुपचाप हो जाते हैं और काफी लंबे समय तक वातावरण शांत रहा। अंजलि जो कमरे के बाहर खड़ी सभी के बातें सुन रही थी, एकाएक भावनाओं में आकर उसके आंखें छलक गई, मगर किसी से कुछ कहे बगैर चुपचाप रही और ईश्वर से प्रार्थना करती रही, हे भगवान अब क्या होगा। प्रकाश के बातों में ऐसा कुछ भी राह ढूंढ पाना मुश्किल है जिस राह पर चलते हुए हमारी शादी हो सकती है।
अब तक जितनी भी बातें हुई है उनमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जिन पर मेरे माता पिता मेरी शादी प्रकाश से करवाने को राजी होंगे। रामस्वरूप जी अपने ही मन में तरह तरह की बातें सोचने लगे। यह लड़का प्रकाश, यह तो बड़ा स्मार्ट है, साथ ही जुबान की पक्की है, जो कि आज के समय में मिलना मुश्किल होती है। झूठ मूठ के कहने वाले तो बहुत से मिल जाते हैं, मगर यह लड़का ऐसा नहीं है, और जो कठिन परिश्रम में विश्वास रखता है वह जीवन में तरक्की भी कर लेता है। यही है कि कोई उसका साथ देने वाला होना चाहिए। अगर जीवन में सच्चा साथी मिल जाए तो लोग जीवन में बहुत तरक्की कर लेते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो कितने भी कमाने वाले तथा कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, उसके भविष्य अच्छे नहीं होते। असल में लोगों को चाहिए सही मार्गदर्शन। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।